डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कुछ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पढ़ने या पढ़ाने का तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मोबाइल के साथ खेलने का मज़ा तो आ ही रहा होगा। गाने सुनना, मूवीज़ देखना, कॉमेडी शोज़ देखना। कौन सा कॉमेडी शो आपको अच्छा लगता है, या कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के एड्स आते हैं, विज्ञापन आते हैं, वो तो देखते ही होंगे आप। 50% सेल, 70% सेल, अपन उसी की बात कर रहे हैं। ये जो विज्ञापन आते हैं जिसमें आपको कहा जाता है बाई 1 गेट 2, बाई 2 गेट 4, ब्लैक फ्राइडे, बम्पर डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, अप टू 50% डिस्काउंट, फ्लैट 50% डिस्काउंट। ये जो सब आप देखते हो, ये सब क्या है? उसी की बात कर रहे हैं आज अपन। लास्ट क्लास में आपको बेसिक बात बताई थी, दो पक्षकारों के बीच में जो बातचीत होती है, एक व्यक्ति जिसको हम प्रस्तावक कहते हैं और दूसरा व्यक्ति जो उस प्रस्ताव को स्वीकार करता, प्रस्ताव ग्रहीता जिसको हम बोलते हैं। तो आज अपन कानून की परिभाषा में, कानून की शब्दों में, कानून की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति जो बात कहता है वो तो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताई, लेकिन जब अपन संविधान के तहत, विधान के तहत वैधानिक बात करते हैं, तो उस वैधानिक बात में हमें विधान में लिखा हुआ, कानून में लिखा हुआ शब्द और शब्दों की भावना को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जिस अनुबंध अधिनियम की हम बात कर रहे हैं शुरू से, उसकी धारा 2A, धारा 2 उपधारा A, सेक्शन 2A, इसमें प्रस्ताव की परिभाषा दी हुई है। प्रस्ताव की परिभाषा क्या दी हुई है? इन्वर्टेड कॉमा में जैसा लॉ में लिखा हुआ है, जैसा कानून ने लिखा है, वो मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है। जब एक व्यक्ति, कौन? प्रस्तावक, दूसरे व्यक्ति को, कौन? जिसके सामने आप प्रस्ताव व्यक्त कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, जो संभावित प्रस्ताव ग्रहीता है। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने अथवा न करने, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अंग्रेजी में इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है, टू डू और टू एब्स्टेन। ऐसा नहीं लिखा नॉट टू डू, टू डू और टू एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है उस कार्य से विरत रहना, उस कार्य से दूर रहना, उसमें शामिल नहीं होना। नेगेटिविटी है, नकारात्मक बात है, लेकिन नॉट वर्ड यूज नहीं है। तो कार्य को करने अथवा नहीं करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है, उसके पीछे भाव है, उसके पीछे एक मोटो है, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है। इच्छा जो व्यक्त की जा रही है ना, वो केवल बात करने के लिए नहीं है,
वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मिशनरी बात है। इच्छा इस उद्देश्य के साथ प्रकट करता है कि वह व्यक्ति मेरी इच्छा को, वह व्यक्ति जो मैं कह रहा हूं कार्य को करने अथवा न करने, उसमें सहमति दे। वापस पढ़ रहा हूं। अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के विषय में प्राप्त हो जाए, सहमति प्राप्त हो जाए। इस भाव से, इस उद्देश्य से हम अपनी इच्छा अगले व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो इच्छा अपन प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इच्छा का प्रकटीकरण कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इच्छा की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, इसी को ऑफर कहते हैं, इसी को प्रस्ताव कहते हैं। जो मैंने बोल्ड लेटर्स में अलग अलग कलर में अंडरलाइन करके लिखा है, ये इसके मेन एलिमेंट्स हैं। एक साथ पढ़ रहा हूँ वापस। कानून का मामला है, इसलिए मैं आपसे भी निवेदन ये करूँगा कि आप कानून की बात को एक बार पढ़िए, दूसरी बार उसको शब्दों को समझिए, तीसरी बार उसमें लगी हुई कॉमा, अर्ध विराम, विराम, पूर्ण विराम, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़िए। और उसके बाद पूरा एक साथ समझने की कोशिश कीजिए। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के विषय में प्राप्त हो जाए, तो इच्छा को प्रस्ताव कहते हैं, ऑफर कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर इसके कुछ मुख्य तत्व हमारे सामने हैं। दो पक्षकार होना आवश्यक है। एक एकाकी व्यक्ति, अकेला व्यक्ति न तो प्रस्ताव रख सकता है न उसको स्वीकार कर सकता है। तो ये तो जब भी अपन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, सौदे की बात करते हैं, लेन देन की बात करते हैं, ये तो स्पष्ट ही है, दो पक्षकार होने चाहिए। एक प्रस्ताव रखने वाला, दूसरा प्रस्ताव स्वीकार करने वाला। दूसरा पॉइंट, प्रस्ताव में किसी कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा प्रकट करना होना चाहिए। इच्छा की अभिव्यक्ति इम्पॉर्टेंट है। आपकी इच्छा अभिव्यक्त होनी चाहिए, एक्सप्रेस होनी चाहिए कि आप उस व्यक्ति से चाहते क्या हैं। आप उस व्यक्ति को उस कार्य में शामिल करना चाहते हैं या उस व्यक्ति को उस कार्य से विरत रहने के लिए कह रहे हैं, उस कार्य से अलग रहने के लिए कह रहे हैं। आपकी इच्छा की अभिव्यक्ति होना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है, जब आप अभिव्यक्ति करते हैं, कोई बात किसी के सामने रखते हैं, तो उसका परिणाम भी आपके साथ में ट्रांसमिट होता है। हम जब अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपनी इच्छा बता रहे हैं, तो हम अगले से क्या अपेक्षा कर रहे हैं, अगले से क्या प्रतिक्रिया चाह रहे हैं, वह उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए कि हम उससे सहमति प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्ति कर रहे हैं। प्रस्ताव अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए।
उसकी हाँ लेनी है, चाहे करने में शामिल होने के लिए हाँ लेनी है, चाहे उस कार्य से अलग रहने के लिए, उसको न करने के लिए सहमति लेनी है, पर लेनी है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट है कि हमको इस व्यक्ति के साथ में काम करना है, इस व्यक्ति के साथ में लेन देन करनी है, इस व्यक्ति के साथ में सौदा करना है, इस व्यक्ति के साथ में व्यापार करना है, तो उसके पीछे उद्देश्य का एक भाव और भी स्पष्ट होना चाहिए। कम बाद में सहमति प्राप्त होने के बाद में हम उसको कानूनी रूप में वैध संबंध स्थापित करने की भावना से किया जाना चाहिए। हम उसके बाद में मुकरेंगे नहीं, हम उसके बाद में मना नहीं करेंगे। लीगल कानूनी रूप में भी हम उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। प्रस्ताव की अभिव्यक्ति जो हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट का मतलब है लिखित में हो चाहे मौखिक हो, स्पष्ट। लेकिन जिस व्यक्ति के सामने आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, जिससे आप सहमति प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो प्रस्ताव ग्रहीता है, उस तक आपकी इच्छा पहुंचे तो सही। आपकी इच्छा उस व्यक्ति तक पहुंचनी आवश्यक है, इसलिए उसको कहते हैं प्रस्ताव का संप्रेषण आवश्यक है, प्रस्ताव का कम्युनिकेशन आवश्यक है। ये कम्युनिकेशन स्पष्ट भी हो सकता है, इम्प्लाइड गर्भित भी हो सकता है। गर्भित का मतलब है जिसमें आपका भाव छिपा हुआ है। हम बोल करके या लिख करके तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपके आचरण, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, आपके इशारे, आपके संकेत, आपकी ध्वनि, ये सब गर्भित है। ये 5 आवश्यक तत्व है, वैधानिक नियम है। उन्हीं 5 तत्वों के आधार पर वैधानिक नियम है, कानूनी नियम है। प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, मजाक के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं। प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, यानी कि ये प्रस्ताव बाद में वचन बनेगा, ठहराव बनेगा, अनुबंध बनेगा। अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत कार्यवाही होगी। जो भी प्रस्ताव आप रख रहे हो, चाहे उसको कार्य में शामिल करने के लिए आप उसको आमंत्रित कर रहे हो या उसको कार्य से अलग रहने के लिए मना रहे हो, तो उस प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। अस्पष्ट या अनिश्चित बातें नहीं हो सकती, भ्रामक बातें प्रस्ताव में नहीं हो सकती। इल्यूजन, जिसके एक से अनेक अर्थ निकलते हो, भ्रम पैदा होता हो, ऐसी शर्तें प्रस्ताव में शामिल नहीं हो सकती। जो भी आप प्रस्ताव रख रहे हो किसी व्यक्ति के सामने, वो स्पष्ट शर्त सहित है चाहे शर्त रहित है, जो भी शर्त है वो शर्त स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। प्रस्ताव रिक्वेस्ट के रूप में होना चाहिए। विनय, विनय का मतलब हुआ रिक्वेस्ट। आज्ञा या आदेश के रूप में नहीं, ऑर्डर नहीं हो सकता। जैसे आप कई बार कहीं जाते हैं तो वहाँ पर एक सहायता का टेबल लगा हुआ होता है, हेल्प डेस्क जिसको आप बोलते हो। क्या बोलता है वो बंदा या बंदी जो भी वहाँ पर है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। रिक्वेस्ट में, ऑर्डर नहीं है। आप जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रख रहे हो उसको या तो शामिल करने के लिए, तो आप उससे क्या पूछोगे, मे यू लाइक टू परचेज, क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे। ऐसा तो नहीं कहते तुम्हें खरीदना पड़ेगा,
तुम्हें खरीदना है, ऐसा तो नहीं कहते। क्या कोई सेल्समैन कभी ऐसा कहता है क्या? विनय के रूप में आप किसी को उससे हटने के लिए कह रहे हो, अलग रहने के लिए कह रहे हो। कोई कार्रवाई हो रही है, उसमें आप उससे ये चाहते हो कि तुम उस कार्रवाई में शामिल मत होना, तो आप उसके रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मेरी इच्छा है आप इसमें भाग मत लेना, प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दिस एक्टिविटी। कृपया आप इस एक्टिविटी में, गतिविधि में, इस आंदोलन में, इस हड़ताल में, इस कार्रवाई में शामिल मत होना। क्या आप आदेश देते हो क्या? तुम इसमें शामिल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। ऑफर ऑलवेज बी इन पोलाइट मैनर। प्रस्ताव हमेशा पोलाइटली, विनय के रूप में, रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है। प्रस्ताव शर्त सहित भी हो सकता है, शर्त रहित भी हो सकता है। एक्सक्लूडिंग कंडीशंस और इंक्लूडिंग कंडीशंस। आप विज्ञापन पढ़ते हो अखबार में, सेल्स के, डिस्काउंट सेल, बम्पर सेल, छोटा सा स्टार लगा हुआ होता है और उसके नीचे छोटे से शब्दों में लिखा हुआ होता है T&C अप्लाई, टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। शर्त सहित है वो। उस अखबार में छाप दिया बड़े बड़े अक्षरों में 50%। किस पर 50% है, किस पर 10 है, किस पर 5 है, किस पर है भी नहीं, ये तो वहां जाने पर ही पता चलेगा ना। शर्त रहित भी हो सकता है, फ्लैट 50%। प्रस्ताव सामान्य हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है। सामान्य का मतलब और विशिष्ट का मतलब अभी आगे जाकर के अपन स्पष्ट करेंगे। प्रपोजल में बी जनरल और स्पेसिफिक। सामान्य का मतलब फॉर जनरल और विशिष्ट का मतलब है फॉर स्पेसिफिक। प्रस्ताव के प्रकार, प्रस्ताव किसको दिया जा रहा है और प्रस्ताव कैसे दिया जा रहा है। जो प्रस्ताव हम दे रहे हैं तो प्रस्तावक तो अपन है ही है। किसको दिया जा रहा है, यानी प्रस्ताव ग्रहीता कौन है, किसके सामने प्रस्ताव रख रहे हो। यदि आप प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति विशेष या एक वर्ग विशेष के सामने रख रहे हो तो निश्चित रूप से उसको स्वीकार भी कौन करेगा? वह व्यक्ति ही करेगा जिसके सामने रखा है, वो वर्ग ही करेगा जिसके सामने रखा है, दूसरों को तो पता ही नहीं है, तो स्वीकृति कैसे दे सकते हैं। आज मैं और आप आपस में व्यक्तिगत रूप से कोई बात करते हैं और आप मेरे सामने प्रस्ताव रखते हैं कि साहब ये फला वस्तु मैं इतने में बेचना चाहता हूँ, आप खरीदोगे क्या? तो उसकी स्वीकृति मुझे ही देनी है। अस्वीकृत करूंगा तो भी मैं ही करूंगा, स्वीकृत करूंगा तो भी मैं ही करूंगा। कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव के बारे में कोई प्रतिक्रिया कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो अब उसकी स्वीकृति कौन करेगा? जिसके सामने आपने प्रस्ताव रखा है वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ये प्रस्ताव सबके लिए है क्या? नहीं, किसी एक के लिए, किसी एक वर्ग विशेष के लिए है, किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए है। विशिष्ट प्रस्ताव है, स्पेसिफिक है, स्पेशल है। तो जब प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति विशेष के समक्ष ही रखा जाता है तो उसे केवल वही स्वीकार कर सकता है, अतः यह विशेष है, विशिष्ट प्रस्ताव है।
लेकिन यदि ये प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होकर के आम जनता के लिए है, सर्वसाधारण के लिए है, जिसको अच्छा लगे वो आए, जिसको अच्छा लगे वो स्वीकृति दे, जिसे कोई भी व्यक्ति या वर्ग प्रस्ताव की शर्त का पालन करते हुए स्वीकृति दे सकता है, यह साधारण या सामान्य प्रस्ताव है, जनरल प्रपोजल है, स्पेसिफिक नहीं है, किसी एक को नहीं दिया। अखबार में विज्ञापन छपता है सेल्स का, तो किसी व्यक्ति के लिए है क्या? नहीं, जो भी अखबार पढ़ेगा, जिसको भी खरीदना होगा वो आएगा। अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष को देते तो क्या करते? उसको टेलीफोन करते, उसको मेल करते, उसको एसएमएस करते, उसको व्हाट्सएप करते। अखबार में देते क्या? नहीं। लेकिन आपने बड़ा होर्डिंग छपवा दिया, इश्तेहार लगवा दिए, अखबार में पैम्पलेट बंटवा दिए, अखबार में विज्ञापन छाप दिया, आपने रेडियो लेकर के अनाउंसमेंट करा दिया सभी व्यक्तियों के सामने, आम जनता के लिए, इसलिए वो जनरल प्रपोजल है। तो प्रस्ताव किसको दिया जा रहा है? प्रस्ताव ग्रहीता, आपका संभावित प्रस्ताव ग्रहीता कौन है? यदि कोई एक व्यक्ति या एक वर्ग विशेष है या एक क्षेत्र विशेष है तो विशिष्ट प्रस्ताव है, स्पेसिफिक प्रपोजल है। और यदि उस प्रस्ताव सभी के लिए है, वो प्रस्ताव कोई भी, जिसको भी ठीक लगे, जिसको भी वो शर्त मंजूर है, जिसको भी वो अच्छा लग रहा है, वो आकर के इस कार्य में शामिल हो सकता है, वो जनरल प्रपोजल है। प्रस्ताव का संप्रेषण कैसे हो रहा है? प्रस्ताव दिया कैसे जा रहा है? दिया का मतलब है आप तक पहुंचाया कैसे जा रहा है, उसको व्यक्त करने का, उसको प्रस्तुत करने का तरीका क्या, उसकी विधि क्या है। यदि वो प्रस्तावक, जो प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति है, वो प्रस्तावक लिखित या मौखिक रूप में स्पष्ट रूप से प्रकट करता है, स्पष्ट रूप से संप्रेषित करता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है, तो कैसा प्रपोजल है? स्पष्ट है, क्लियर है, एक्सप्रेस किया हुआ है। लेकिन आपने शब्दों का उपयोग नहीं किया, न लिखित में न मौखिक में, आप केवल संकेत यानी सिंबॉलिक रूप से, कोई व्हाट्सएप में आपके सामने ऑफर आता है या एसएमएस में कोई ऑफर आता है और आप उसमें हाँ भरना चाहते हो, तो आप हाँ नहीं लिख करके नीचे कई बार थम्स अप का एक सिंबल है, एक संकेत है, उसको डाल देते हो। उस थम्स अप का मतलब क्या है? यस, हाँ। आपको अच्छा नहीं लगता है, आप दूसरी इमोजी डालते हो। तो ये जो आपकी सोशल मीडिया में, जो आजकल सोशल कम्युनिकेशन में इमोजीज है, उसका उपयोग करते हो। आप सड़क पर खड़े हो, आप सिटी बस को या बस को या टैक्सी को रोकना चाहते हो, तो क्या करते हो? खड़े होकर के चलती हुई गाड़ी के सामने हाथ ऐसे हिलाते हो, रोकने के इशारा करते हो, टैक्सी रुक जाती है। जब टैक्सी रुक जाती है तब आपका संवाद चालू होता है, यानी आपने प्रस्ताव रखा था टैक्सी वाले के सामने, भैया तो रुक जा, मुझे जाना है, मुझे ले जाओगे क्या? तो आपके हाथ का इशारा करने से टैक्सी रुक गई, आपका प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया। संकेत। या कोई आप ऐसा आचरण करते हो, आप ऐसा बिहेव करते हो, आप ऐसा कोई व्यवहार करते हो, एक फनी इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। अपन खाना खाने जाते हैं, वहाँ
साथ में बैठ कर के भोजन कर रहे हैं या लंगर में लाइन सर बैठे हैं, मिठाई परोसने वाला, सब्जी परोसने वाला, पूड़ी रोटी परोसने वाला व्यक्ति वहाँ से निकलता है, आप उसकी तरफ देखते हैं, इस भाव से देखते हैं कि मुझे चाहिए। या अगर कोई आपको सम्मान के साथ मुंह में कोड़ दे रहा है, मिठाई खिला रहा है, सम्मान के साथ आपकी इज्जत करते हुए, आपके मान करते हुए आपको मिठाई गुलाब जामुन आपके मुंह में देने के लिए कर रहा है, वो मुंह गुलाब जामुन हाथ में लेता है और आप मुंह खोल देते हो, इसका मतलब इच्छा है ना, मुझे भी खिलाओ। और जैसे ही आपने मुंह खोला, उसने आपके मुंह में रख दिया, अब आप मना कर सकते हो क्या? आपने इच्छा व्यक्त की, तभी तो उसने गुलाब जामुन आपके मुंह में डाला। तो आप ये थोड़ी कह सकते हो साहब मैंने कब कहा था, लेकिन आपने इच्छा व्यक्त की थी। कटोरी ऊपर करते हो, दाल परोसने के लिए आ रहा है, सब्जी परोसने के लिए आ रहा है, और आप कटोरी ऊपर करते हो, कटोरी को आगे खिसका देते हो। कोई पानी की बाल्टी लेकर के आपको पानी पिलाने आ रहा, पानी की गिलास ऊपर कर देते हो, पानी की गिलास हाथ में लेकर के आगे करते हो, इसका मतलब क्या? आपको पानी चाहिए। तो संकेत या आचरण या व्यवहार से इच्छा व्यक्त करना या अपनी इच्छा को संप्रेषित करना, ये गर्भित प्रस्ताव है। तो प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से बोल करके या लिख करके देता हूं तो उसको हम बोलते हैं स्पष्ट प्रस्ताव, क्लियर प्रपोजल है, एक्सप्रेसिव प्रपोजल है। और यदि मैं संकेत द्वारा या मेरे हाव भाव से या मेरे बॉडी लैंग्वेज से अगर मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं इम्प्लाइड प्रपोजल। गर्भित का मतलब हिडन नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, भाव छिपा हुआ है, लेकिन प्रकटीकरण मेरे शरीर से हो रहा है, प्रकटीकरण मेरे चेहरे के हाव भाव से हो रहा है, प्रकटीकरण मेरे हाथ पांव के संकेतों से हो रहा है। तो प्रकटीकरण तो कर ही रहा हूं ना, शब्दों से नहीं करके संकेत से कर रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज से कर रहा हूं, फेशियल एक्सप्रेशन से कर रहा हूं, आई मूवमेंट से कर रहा हूं। साउंड से भी होता है। तो प्रस्ताव कैसे दिया जा रहा है, इसके आधार पर प्रस्ताव के दो प्रकार हुए, स्पष्ट और गर्भित। किसको दिया जा रहा है, किसके सम्मुख रखा जा रहा है, इसके भी दो प्रकार हुए। किसी व्यक्ति विशेष के सामने प्रस्ताव है, विशिष्ट प्रस्ताव है, स्पेसिफिक है, और यदि आम जनता के लिए है तो जनरल प्रपोजल है। प्रस्ताव के और भी प्रकार हैं, क्रॉस ऑफर, प्रति प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव, काउंटर ऑफर, स्थायी या चालू प्रस्ताव, स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। तो आज मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आप बिजनेस लॉ की किताब खोलें, प्रस्ताव एवं स्वीकृति का चैप्टर तीसरा होगा या चौथा चैप्टर होगा। अलग अलग किताबों में चैप्टर का नंबर चेंज हो सकता है प्रस्ताव का अलग से चैप्टर हो सकता है प्रस्ताव एवं स्वीकृति का एक चैप्टर हो। उसमें प्रस्ताव का अर्थ पढ़ें, कानून की परिभाषा धारा 2A में जो दी हुई वो पढ़ें, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व और वैधानिक शर्तें पढ़ें, प्रस्ताव के पक्षकार प्रस्तावक और प्रस्ताव ग्रहीता को पढ़ें, प्रस्ताव के प्रकार पढ़ें। उस प्रस्ताव के प्रकार के आगे जब जाएंगे तो आएगा प्रस्ताव की प्रकृति, जिस पर अपन कल बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे कि क्रॉस ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर क्या होता है और ओपन ऑफर क्या होता है। आप लोगों से मेरी पहले भी रिक्वेस्ट किया, आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके साथ वाले जो क्लासमेट हैं, मित्र हैं, जैसा कि मुझे लिस्ट दी गई है कॉलेज से
अपने बीकॉम प्रथम वर्ष में फर्स्ट ईयर में लगभग 25 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है और 25 ही स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है। हम सबको मैसेज करते हैं, मैसेज को सब देखते भी हैं, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब केवल 10, 12, 15 लोग ही करते हैं। तो मेरी जो 10, 12, 15 लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बाकी के अपने साथियों को इस चीज़ के लिए समझाएं, मोटिवेट करें कि देख भैया, इस कोविड काल में क्लास तो होगी नहीं, कब होगी अभी पता नहीं। जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं का विज्ञापन तो सुन रहे हो ना। तो जब तक दवाई नहीं, जब तक क्लास नहीं, और जब तक क्लास नहीं तो फिर पढ़ाई भी नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। कल वैक्सीनेशन आने के बाद, दवा आने के बाद विश्वविद्यालय और प्रशासन ये कहेगा कि हम परीक्षा लेंगे, फिर आप ये तो नहीं कह सकते साहब हमारी कक्षा नहीं हुई। इसलिए आप लोग ऑनलाइन क्लास सुनिए। आपको जो पीडीएफ भेजा जा रहा है, यानी आपका प्रिंट मटेरियल जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा रहा है, उसको पढ़िए, किताबें पढ़िए। आपकी कोई भी संशय है, आपका कोई भी प्रश्न है, आपको किसी भी प्रकार का कोई जिज्ञासा है जानने की, आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजिए। मैं फिर आपसे अपील करता हूँ कि आप सभी लोग समय पर अपनी क्लासेस टाइम निकाल करके, पता है मुझे आप बहुत व्यस्त होंगे, धरती पुत्र हैं, आप में से अधिकतर किसान हैं, आपका अधिकतम समय अन्नदाता के रूप में, समाज सेवा के रूप में लगता है। लेकिन फिर भी जिस पर्पज के लिए हम क्लास में आए हैं, जिस पर्पज के लिए हम कॉलेज में एनरोल्ड हुए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आधा 1 घंटा निकालें। आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोरोना वायरस एक बहुत ही घातक और अदृश्य वायरस वाला बीमारी है। ये हाथ जोड़ने के साथ, धन्यवाद के साथ साथ मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल कोताही नहीं बरतें। मास्क को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना लें। जिस तरह से हम ईश्वर प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है, आप मास्क का उपयोग निरंतर करें, नियमित करें, बिल्कुल नहीं भूलें। कोशिश करें किसी से हाथ नहीं मिलाएं। गले मिलना तो बहुत दूर है, हाथ नहीं मिलाना है। 2 गज की दूरी पर रहना है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके अपने स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको अपनों से प्यार है, अपनों के प्रति मोह है, अपनों के प्रति लगाव है, कि किसी को हम खोना नहीं चाहते, कोई हम में से चला ना जाए, तो कृपया मेहरबानी करके स्वास्थ्य का ख्याल करें, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद।